फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है हमारा जो एमपी बोर्ड का जो 2022 का पेपर था, हम उसको आज एनालिसिस करेंगे। उसको देखेंगे कि किससे क्या आया था, कैसा पेपर आया था और जो है पेपर को किस हिसाब से करना चाहिए था। पेपर इजी था कि मुश्किल था, कि परीक्षा बोर्ड से क्या आया था, क्या नहीं आया था, इन सब के बारे में जो है हम आज जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते पैटर्न की। पेपर का पैटर्न ऐसे ही था कि 40% जो है ग्रामर आएगी और 40% का जो है बुक से आएगा। तो ऐसे टोटल कितना हो गया था, 80% हो गए थे। 20% था वो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर आपको मार्क्स मिलने थे, वो जो स्कूल की तरफ से ही था जो था। पेपर आपका 80 नंबर का आएगा, तो 40% आपकी ग्रामर आएगी और 40% जो है आपके बुक्स से आएगा। आपको जो है इस हिसाब से पढ़ना था। पेपर का टाइमिंग वही था कि 3 घंटे का पेपर होगा और मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 80 होंगे। जैसे ही आप सबसे पहले जानते हो, आप कोई भी बोर्ड का एग्जाम दोगे तो सबसे पहले निर्देश दिए जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन में कितने से क्या नंबर का है और किससे कितने नंबर का पूछा जाएगा। देखोगे तो इधर लिखा है कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक जो है क्या है, 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे 32। वही ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आपको जो है हर एक पर 1 नंबर मिलेगा, तो ऐसे 32 होगा। ये आगे ये लिखा है कि 6 से जो 15 तक क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स के होंगे, वो 2-2 मार्क्स के होंगे। और फिर आगे क्या बोल रहा है कि 16 से 19 तक के जो क्वेश्चन है उसमें 3-3 नंबर मिलेंगे। और जो 20 से 23 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें क्या होगा, उसमें 4-4 अंक वाले जो है क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आपको 4-4 अंक मिलेंगे। 2022 में टोटल क्वेश्चन कितने आए थे, 23 आए थे। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, 22-23 इतने ही समथिंग आते हैं। बात कर लेते 1 से 5 तक के प्रश्न की, यानी हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम उसे देख लेते हैं। आप पहला क्वेश्चन क्या देखेंगे कि यहाँ लिखा है कवि किसका भार लिए फिरता है, सुख दुख का, जग जीवन का, निज उर का, यौवन का। तो आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, तो इसका आंसर क्या था कि जग जीवन का भार लिए फिरता है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ लिखा है दूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियाँ हैं। ये पंक्तियाँ जो है ये भी आपके चैप्टर की हैं, तो ये किसकी, तुलसीदास जी की हैं। आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा या अभी आपने नहीं पढ़ा होगा तब पढ़ोगे। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बाजार कब जाना चाहिए। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है जब मन खाली हो, जब हमारा मन खाली हो हमें तब बाजार जाना चाहिए। जब आप बाजार दर्शन पढ़ोगे तो आप इसमें समझोगे कि इसमें ऐसा क्यों कहा गया है। ये फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लुट्टन पहलवान ने हराया था। लुट्टन पहलवान ने जो किसे हराया था, वो चांद सिंह को। आपके में भी चैप्टर है पहलवान की ढोलक, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि चांद सिंह को जो लुट्टन ने हराया था। पांचवा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जूझ पाठ के लेखक हैं तो कौन है, आनंद यादव है। आपके में आप पढ़ोगे तो आप देखते जाना। अब ये छठवां जो क्वेश्चन आया उसमें क्या बोल रहा है कि टीवी पर प्रसारित खबरों में से सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो क्वेश्चन है ये ग्रामर का क्वेश्चन है, ये जो आपकी बुक का नहीं है, ग्रामर का क्वेश्चन है। पहले सही विकल्प भी 5 आते थे, पर अब जो है पैटर्न के हिसाब से जो चेंज कर दिए तो अब सही विकल्प जो है 6 आने लगे हैं, क्योंकि अब आपके जो है ऑब्जेक्टिव भी 32 हो गए, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऊपर वाले क्वेश्चन तो पता होंगे क्योंकि वो आपके चैप्टर में से आए, पर ये जो ये ग्रामर का क्वेश्चन है, एक जो है सही विकल्प में ग्रामर का क्वेश्चन आया था, उसमें क्या बोल रहा है कि टीवी पर प्रसारित खबरों में से सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर था उपरोक्त सभी, विजुअल भी है, नेट भी है, बाइट भी है, तो इसका आंसर था उपरोक्त सभी। अब बात करते खालिस्तान की। आपके खालिस्तान कितने थे, 7 नंबर के, और इनमें जो है ऑप्शन भी दिए थे जिससे आपको आसानी हो जाएगी इसे भरने में। इसका पहला क्या बोल रहा है कि बच्चे डैश में होंगे, प्रत्याशा या निराशा। तो बच्चे जो है प्रत्याशा में होंगे। जो चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो आपको ये जो है समझ में आता जाएगा। तो दूसरा बोल रहा है कि भक्ति इनका जो है वास्तविक नाम क्या था। तो भक्ति थी, उसका वास्तविक जो नाम था वो लक्ष्मी था, तो यहाँ पे लक्ष्मी दिया, तो ये ऑप्शन आप टिक कर देंगे। थर्ड बोल रहे हैं कि सौंदर्य लेकर मास्टर डैश पढ़ाने आते थे। तो जो मास्टर थे जूझ कहानी के, वो क्या पढ़ाते थे, वो मराठी पढ़ाते थे, तो आपको इस ऑप्शन में टिक करना था। इसका जो थर्ड क्वेश्चन था वो ग्रामर का था कि नाटक में पात्रों की संख्या डैश होनी चाहिए। अभी आप ही बता सकते हो कि कितनी होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको नाटक पढ़ा चुकी हूँ। मैंने आपको बताया था कि नाटक में जो है कितने भी पात्र हो सकते हैं, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया अधिक या कम, तो आपको इसका आंसर करना चाहिए अधिक। कितने भी हो सकते हैं, जितने आप लाओ उतने हो सकते हैं। ऐसे ही इसका जो है फिफ्थ क्वेश्चन है कि वीर रस का स्थायी भाव डैश है। भी हमारे रस का ही टॉपिक है, हमारे ग्रामर का ही, तो इसका आपको पता होना चाहिए कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये छठा क्वेश्चन देखें तो जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे डैश छंद कहलाते हैं। मात्राओं की गणना का पूछ रहा है तो मात्रिक, अगर वर्णों की गणना का पूछेगा तो वर्णिक। मैं आपको छंद बताए थे मैंने आपको, तो मैंने ये डेफिनेशन में बताई थी, तो आपको मालूम होना चाहिए। जो 7वां ऑब्जेक्टिव है कि नभ का अर्थ है, ये जो है आपके चैप्टर का है।
आपको पता है कि जो है नभ का अर्थ क्या होता है, नभ यानी आकाश होता है। तो आप देखेंगे इससे जो है 3 क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रामर के, और बाकी जो थे वो आपके बुक के क्वेश्चन थे। अब बात कर लेते हैं हमारी सही जोड़ी की। पहली बोल रहा है कि बात की चूड़ी मर जाना, इसका जो है सही आंसर क्या होगा कि बात का प्रभावहीन होना। ये एक मुहावरा है कि बात की चूड़ी मर जाना यानी किसी बात का जो है प्रभावहीन होना, आपको जो है किसी की बात जो है प्रभावहीन लगे। सेकंड है अवधूत। अवधूत ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है शिरीष के फूल। ये शिरीष के फूल जो चैप्टर है उसमें ये अवधूत के बारे में बताया गया है। थर्ड क्या पूछ रहा है कि सिल्वर वेडिंग, की जोड़ी क्या बनेगी, यशोधर बाबू, क्योंकि जो सिल्वर वेडिंग वाला पार्ट है उसमें कौन है, यशोधर बाबू हैं। ऐसे ही हम देखते फोर्थ की कहानी का केंद्रीय बिंदु। तो ये ग्रामर का क्वेश्चन है कि कहानी का जो केंद्रीय बिंदु क्या होता है। तो आप इसमें ऑप्शन देखेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको कंफ्यूज करे, तो इसका क्या आएगा, कथानक आएगा। कथानक क्यों आएगा मैं आपको ये भी बता देती हूँ, क्योंकि जो कहानी होती है अगर उसकी स्टोरी अच्छी है, कहानी अच्छी, तो वो जो है स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। इसलिए कथानक यानी जो उसकी कथा है वो अगर अच्छी होगी तो स्टोरी भी अच्छी लगेगी, इसलिए जो इसका केंद्रीय बिंदु क्या होगा वो कथानक होगा। ऐसे ही जो है एक और ग्रामर का क्वेश्चन आया था कि चौपाई छंद, यानी जो चौपाई छंद है उसमें कितनी मात्रा होती है। तो चौपाई में जो है 16 मात्राएं होती हैं। 2022 वाले में जो चौपाई थी इसलिए इसमें पूछा गया है कि चौपाई में कितनी मात्रा होती है, तो 16। ये क्या पूछ रहा है छठा, तत्सम, ये भी ग्रामर का ही है। मैंने आपको बताए थे तत्सम क्या होते हैं। तत्सम जो है संस्कृत के मूल शब्द होते हैं। संस्कृत में जो है मूल शब्द वैसे ही वो हिंदी में रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, तत्सम। तो आपको कंफ्यूजिंग करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है दिया जोड़ी में जो आप जोड़ी ना बना पाओ। आप देखेंगे जोड़ी, ऑब्जेक्टिव, अभी तक सब आसानी था। कर लेते 2022 में जो एक वाक्य कैसे आए थे। पहला पूछ रहा है कि उषा का जादू कब टूटता है। पहला पूछ रहा है कि क्या उषा का जादू कब टूटता है। तो ये आपके जो बुक का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर था सूर्योदय। जब आप चैप्टर पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि सूर्योदय है इसका आंसर। सेकंड बोल रहा है कि पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे। तो पहलवान जो लुट्टन था उसके जो है 2 पुत्र थे। आप जब चैप्टर पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। ये भी आपके बुक का क्वेश्चन है। अब फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है कि आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए। अगर आपने रेडियो के बारे में पढ़ा होगा और तभी जो है आप इसका आंसर दे पाओगे, तो इसका आंसर होगा 15 से 30 मीटर। आपने नहीं पढ़ा होगा तो ये आपको थोड़ा टफ लगेगा। ये ऑब्जेक्टिव की तैयारी हमें पूरी करनी है ताकि हमें कोई भी चीज़ टफ ना लगे। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो जो शब्द गुण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आप शब्द शक्ति और शब्द गुण में कंफ्यूज मत होना, दोनों में 3 प्रकार के होते हैं, पर आपको तीनों के जो है नाम याद रखने चाहिए। हो सकता है आपसे पूछ लें। दोनों के प्रकार तो 3 होते हैं पर नाम जो है अलग अलग होते हैं, और वो दोनों ही चीज़ जो है अलग अलग है बहुत, इसलिए आपको इन दोनों के बारे में जो है याद रखना अच्छे से। जो है छठवां पूछ रहा है कि दूसरा घर कर लेना मुहावरे का अर्थ है। अगर आपने मुहावरे करे और अगर आपने पढ़े तभी आप जो है इसका आंसर दे पाओगे, वरना आप जो है इसका आंसर अच्छे से नहीं दे पाओगे। तो इसका अर्थ है कि अलग जाना। तो ये सब जो है मैं आपको तैयारी करवा दूंगी, आप टेंशन मत लेना। ऐसे ही सातवां देखते कि क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखी। ये भी ग्रामर का ही क्वेश्चन है। क्रिया विशेषण की सिंपल है, जो क्रिया की विशेषता बताएगा वही जो है क्रिया विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पे एक वाक्य पूछा, आपको जो एक वाक्य में उत्तर देना था। आपने पूरे करें तो आपको जो पूरे नंबर मिलेंगे, इसलिए ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, जो आपकी परीक्षा बोती 2022 की, उसमें जो इतने ऑब्जेक्टिव थे नहीं, कि उसमें जो है सिर्फ ज़्यादातर जो है चैप्टर के थे और बहुत कम ग्रामर के होंगे, वैसे नहीं थे ज़्यादा। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जो ऑब्जेक्टिव लगे वो परीक्षा बोर्ड में हो ही, कि क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखी तो ये परीक्षा बोर्ड में जैसे है ही नहीं था ऐसा। लेकिन अगर आपने जो टॉपिक पढ़ा है क्रिया विशेषण का, तो आप इसका आंसर देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता ये जैसे ये ऑब्जेक्टिव लिखा है दूसरा घर कर लेना मुहावरे करते, तो ये परीक्षा बोर्ड में दिया होगा। ये परीक्षा बोर्ड में नहीं दिया था, मुहावरे तो दिए थे। आप अगर ने मुहावरे आपने सारे पढ़े होंगे तो आपको इसका आंसर मालूम होगा। और ज़रूरी ये भी नहीं है कि मुहावरे अगर उसमें परीक्षा बोर्ड में दिए हैं तो वही जो है आ जाए। हो सकता है जो परीक्षा बोर्ड में नहीं दिए हो वो आ जाए। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपको जो पूरी तैयारी करनी चाहिए, कहीं से भी कुछ भी दे दें आप कर लें। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो ये सब चीज़ें आप खुद से ही करना लगेंगे। इसलिए मैं आपकी तैयारी ऐसे ही कराऊंगी टॉपिक वाइज, ताकि कोई सा भी ऑब्जेक्टिव कहीं से भी कुछ भी पूछ ले, अगर आपने पढ़ा है तो उसका आंसर जो है आप आसानी से कर देंगे।
ऐसा नहीं होता जो परीक्षा बोर्ड में दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव, वही ऑब्जेक्टिव एकदम छाप के देते, वो अपने हिसाब से अरेंज करके देते हैं। उनका ऐसा है अगर इस टॉपिक में से ऑब्जेक्टिव इतने आने तो वो अपने हिसाब से बना के दे देते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है परीक्षा बोर्ड वाले पूरा ही छापे, क्योंकि परीक्षा बोर्ड वालों ने 2022 में इतने ऑब्जेक्टिव नहीं दिए थे, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं मालूम होगा कि जो है क्वेश्चन पेपर कैसे और किस टाइप में एकदम आएगा। ये जो है आपको स्मार्ट वर्क के साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जो है बहुत ही अच्छा पेपर दे पाएंगे। मैं भी जो है ऐसा ही किया था, मैं टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, फिर क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप उसे कर लेते हैं। इसलिए जो है आपको ऑब्जेक्टिव में जो है सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो एक वक्त थे वो 7 आए थे। बात करते सत्य की। इसका पहला क्या बोल रहा है कि परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है। जो ऑब्जेक्टिव है बाजार दर्शन के चैप्टर से लिया गया है। अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा होगा तभी आप इसका आंसर दे पाओगे, क्योंकि परीक्षा बोर्ड में हर एक चीज़ ऐसे नहीं दी जाती है सत्य दे दिया तो आपने रट लिया आप कर लोगे, ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ये सब जो होते हैं टॉपिक से बना के देते हैं, उनको भी नहीं पता ना क्या दे देंगे, इसलिए आपको जो है इस हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। आपको हर एक टॉपिक अच्छे से करना पड़ेगा। जब आपने पूरा ही टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन आ जाए चाहे ऑब्जेक्टिव आ जाए आप ऐसे ही कर लोगे। इसका जो आंसर है वो सत्य है कि जो परचेजिंग पावर होती है उसका जो अर्थ होता है वो क्रय शक्ति होता है। इंग्लिश में से परचेजिंग पावर बोलते हैं, हिंदी में से क्रय शक्ति, यानी जो हमारे खरीदने की शक्ति होती है उसे बोलते परचेजिंग पावर। तो इसका आंसर है सत्य। सेकंड देखते हैं कि शीरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है। ये आपका जो शीरीष के फूल के चैप्टर का टॉपिक है और इसका ही जो क्वेश्चन आया है। तो इसका आंसर है गलत, कि उसे जो है शीरीष के फूल में जो है संस्कृत साहित्य में इसे कठोर नहीं माना गया है। थर्ड बोल रहा है कि राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए। तो आप जो सभ्यता वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि वो सत्य है, क्योंकि जो राखलदास बनर्जी थे वो 1922 में जो है मोहनजोदड़ो गए थे। जो इसका फोर्थ है उसमें क्या बोल रहा है कि कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है। जो ये ग्रामर का क्वेश्चन है कि कहानी का जो है नाटक रूपांतरण है, यानी जो कहानी को हम नाटक नहीं बना सकते, संभव यानी नहीं बना सकते, पर इसका आंसर आएगा गलत। क्योंकि आप ही सोचो कोई भी कहानी है, अगर आपने कोई कहानी पढ़ी है या सुनी है तो क्या आप उसको नाटक में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो ना। तो इसका आंसर गलत है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे असंभव पूछे। अगर यहाँ पे संभव पूछते तो इसका आंसर क्या होता? सत्य होता। मैंने आपको जो है कहानी और नाटक दोनों पढ़ाया तो आपको समझ में आना चाहिए, और ये थोड़ी जनरल चीज़ है कि आपको मालूम होना चाहिए कि कहानी को जो हम नाटक में बना सकते हैं। बात करते हैं पांचवा, करुण रस का स्थायी भाव रति है। तो इसका आंसर लिखा है गलत, कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव शौक होता है, और रति किसका होता है? वो श्रृंगार का होता है, इसलिए इसका आंसर क्या है? गलत है। इसका छठा देखते हैं कि प्रिया बहुत बातूनी है में बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है। तो इसका आंसर क्या है? असत्य है। क्रिया विशेषण वो होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है, वो क्रिया विशेषण होता है। अब क्रिया वो क्या कर रही है? वो बात कर रही है, यानी बातूनी है, लेकिन उसकी विशेषता क्या बता रहे हैं? बहुत। तो यहाँ पे अगर बहुत होता तो यहाँ पे जो है इसका आंसर सत्य होता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि बातूनी। तो बातूनी जो है क्रिया विशेषण नहीं है, इसलिए जो है इसका आंसर क्या आएगा? असत्य आएगा। हमने जो है ऑब्जेक्टिव देख लिया, अब हम जो है इनके क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं क्वेश्चनों के आंसर आपको नहीं बताऊंगी, ये आपको आपके परीक्षा बोर्ड वगैरह में मिल जाएंगे। बस मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन से क्वेश्चन ग्रामर में आए थे, कैसे आए थे, और कौन से परीक्षा बोर्ड में नहीं थे। पहला है कि बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। अथवा में क्या दिया है कि भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है। ये दोनों ही क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा बोर्ड में थे, क्योंकि ये आपके जो चैप्टर के क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन बोल रहा है कि उषा कविता में कवि ने भोर के नभ की तुलना किससे की है, और छोटा मेरा खेत कविता के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है। ये भी जो है आपके बुक के क्वेश्चन है और ये थे परीक्षा बोर्ड में। आठवां ये बोल रहा है कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई, और अथवा में ये बोल रहा है कि मनुष्यों की क्षमता किन 3 बातों पर निर्भर रहती है। नवा ये बोल रहा है कि ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था, और अगला बोल रहा है कि लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना। अगर आपने जो चैप्टर अच्छे से पढ़े तो ये जो है आपको बहुत ही ईजी कर लोगे, और ये जो है परीक्षा बोर्ड में भी थे। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कि कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया।
तो ये जो है जूझ कहानी का है, तो अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो आप अच्छे से कर लोगे और परीक्षा बोर्ड में है ये क्वेश्चंस। अथवा में ये बोल रहा है कि यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती हैं, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? ये जो है सिल्वर वेडिंग का जो है क्वेश्चन है और ये भी परीक्षा बोर्ड में है। 4वां क्वेश्चन की बात करते कि यहाँ बोल रहे हैं मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातें कौन सी हैं, लिखिए। इसके अथवा में बोल रहा है कि समाचार लेखन में मुख्यतः किन 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। ये जो है मैंने पूरी परीक्षा बोर्ड में ढूंढ लिया था, ये क्वेश्चन मुझे कहीं भी नहीं मिला, तो ये दोनों ही क्वेश्चन जो है परीक्षा बोर्ड में नहीं थे। अगर आप अकेले से परीक्षा बोर्ड से तैयारी कर रहे हो तो आप ये जो है 2 नंबर के जो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। परीक्षा बोर्ड में इतना ज़्यादा ये वाले टॉपिक को इतना दिया भी नहीं था, इसलिए मैं बोलती हूँ थोड़ा स्मार्ट वर्क के साथ पढ़ोगे, हर टॉपिक को पढ़ोगे। अगर ये टॉपिक होता परीक्षा बोर्ड में अच्छे से तो आप जो है आसानी से कर लेते, पर इतना डिटेल में परीक्षा बोर्ड में नहीं था, इसलिए हम जो इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप इसे आसानी से कर लें। बात करते 12वें क्वेश्चन की। इसका बोल रहा है कि करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। इसके अथवा में बोल रहा है कि विरोधाभास अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। अगर आपने करुण रस पढ़ा है तो इसे आप आसानी से कर लोगे, मैं आपको ये पढ़ा भी चुकी हूँ और जो मैं आपको विरोधाभास अलंकार भी पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको इसका उदाहरण याद है जो है कर लेंगे, क्योंकि परिभाषा तो बहुत ही ईजी है इसकी। अगर आपने जो ये टॉपिक रस का पढ़ा है तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। अलंकार भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, विरोधाभास अलंकार, ये सब जो है अगर आपने पढ़ा है तो आप इसे अच्छे से कर लेंगे। आप ये सोचेंगे कि 2 नंबर के लिए सब छोड़ना है तो बहुत सारे नंबर छूट जाते हैं, इसलिए ये गलती मत करना। 14वां क्वेश्चन देखते कि मुहावरे और लोकोक्ति में कोई 2 अंतर लिखिए। तो ये 2 नंबर में आता है, ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ अंतर इसमें। अगर आपने पढ़ा है तो आप कर लेंगे। इसके अथवा में बोल रहा है कि निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई 2 निपात शब्द लिखिए। मैंने सबसे पहले आपको निपात शब्द पढ़ाए थे, बहुत ही ईजी है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसे अच्छे से कर लेंगे। इसका 15वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 2 दिए। इसके अथवा में ये बोल रहा है कि निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन हमेशा ही आता है, या तो वाक्य शुद्धिकरण करने को दे देंगे या निर्देश अनुसार दे देंगे। वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आपको जो है उसमें जो शुद्ध करना पड़े या तो उसको परिवर्तन करना पड़े। तो ये बहुत ही ईजी होता है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ये दोनों तो 2 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाएंगे। का पहला क्या बोल रहा है कि ईश्वर के अनेकों नाम है, तो इसका अगर सही कर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना कि ईश्वर के अनेकों नाम है। अनेकों नहीं आएगा, ईश्वर के क्या है अनेक, क्योंकि अनेक ही जो है अपने आप में ज्यादा होता है, उसको अनेकों करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए इसका सही क्या होगा कि ईश्वर के अनेक नाम है। सेकंड क्या बोल रहा है कि मुझे केवल मात्र 20 रुपये दीजिए। अगर आप इसे थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे तो इसमें क्या बोल रहा है कि मुझे केवल मात्र 20 रुपये दीजिए। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आप जब भी बैंक वगैरह में आपने फॉर्म भरा होगा तो आप हमेशा पैसों के साथ मात्र लगाते हैं, और आपको पता है कि केवल और मात्र जो होता है दोनों के एक साथ नहीं लगाते, और पैसों के साथ हमेशा मात्र आता है। इसलिए आप यहाँ पे क्या करोगे कि केवल को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, मुझे मात्र 20 रुपये दीजिए। तो इसका शुद्धिकरण क्या हो जाएगा कि मुझे मात्र केवल 20 रुपये दीजिए। ये जो 15वां क्वेश्चन है ये आपको जो मिल जाएगा परीक्षा बोर्ड में, लेकिन ये जो दिया है मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, परीक्षा बोर्ड जो 2022 की थी उसमें दोनों को अंतर करके ऐसे नहीं दिया था, बस हम मुहावरे और लोकोक्ति का जो है टॉपिक दिया था। लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसके 2 अंतर आराम से कर लेंगे। अथवा में वो जो बोला है निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए, उसमें वो क्या बोल रहा है कि शीर्ष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। खुद सोचिए कि आप इसे प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे। अगर आप यही क्वेश्चन किसी से पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, आप ऐसे पूछेंगे क्या शीर्ष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं, पूर्ण विराम की जगह वहाँ पर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ऐसे ही नीचे वाला क्या बोल रहा है कि 15 वर्ष बीत गए, इसे आश्चर्य सूचक या विस्मय सूचक बनाना है। तो आश्चर्य में आप कैसे बोलोगे, अरे 15 वर्ष बीत गए, अरे के बाद जो है आश्चर्य सूचक का चिन्ह आएगा, फिर आप लिखना 15 वर्ष बीत गए हैं। अगर आपने कोई बहुत ही अच्छा दृश्य देखा तो आप वहाँ लगाएंगे कि वाह ये कितना अच्छा दृश्य, या जो भी पूछा गया उस हिसाब से आप लिखना। आपको इसमें शायद 13वां क्वेश्चन बताना भूल गई, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें पूछा गया था कि सोरठा छंद की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए, अथवा में पूछा गया है कि अभिधा शक्ति की परिभाषा ही लिखिए। ये जो दोनों टॉपिक थे परीक्षा बोर्ड में थे और आप इसे आसानी से कर लेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक थे आपको इसकी परिभाषा और जो है इसका उदाहरण वगैरह सब दिया होगा। इस तरीके से जो आपके 2 नंबर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं।
बात कर लेते 16वें क्वेश्चन की। 16वें क्वेश्चन में जो है क्या दिया है कि तुलसीदास अथवा रघुवीर सहाय का काव्यत परिचय निम्न बिंदु के आधार पर दीजिए। वही कवि और जो लेखक परिचय होते हैं वो 3-3 नंबर में दिए हैं, दोनों अलग अलग दिए हैं और दोनों के अथवा में एक एक दिया है। तुलसीदास अथवा रघुवीर सहाय दोनों में से किसी एक का लिखिए। दोनों ही जो है आपके टर के जो है कवि हैं या लेखक हैं, तो आपको जो है इनके बारे में लिखना है। तो इसमें क्या था कि 2 रचनाएं लिखनी थी, भाव पक्ष कला पक्ष लिखना था, जो है साहित्य में स्थान लिखना था। तो ये भी आपकी जो परीक्षा बोर्ड में आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही 17वां क्वेश्चन बोल रहा है कि महादेवी वर्मा अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय लिखे। इनका भी सेम परिचय ही लिखना था, कवि और लेखक परिचय होता है, तो इनका भी आपको परीक्षा बोर्ड में मिल जाएगा। तो आपको इसको अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान लिखना है। टेंशन मत लीजिएगा, ये जो है मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि इसे जो है कैसे लिखते हैं। आपको इतना कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप बहुत ही अच्छे से इसे लिख लेंगे और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बात करते हैं इसके 18वें क्वेश्चन में कि इसमें बोल रहा है तत्सम तथा तद्भव शब्दों में अंतर स्पष्ट करते हुए 2 तत्सम शब्द तद्भव शब्द लिखिए। यानी जो है हमें अंतर स्पष्ट करते हुए जो है अंतर में यही बताना है कि 2 तत्सम और 2 तद्भव शब्द बताने। के अथवा में आया था कि उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर लिखिए। ये दोनों ही अंतर मैं आपको समझा चुकी हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो है अगर आपने पढ़ा है तत्सम तद्भव उपसर्ग प्रत्यय, तो आप जो इसके अंतर आसानी से लिख लेंगे। ऐसे जो है 3 नंबर में आया था। इसका 19वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जाहिर सी बात है अपठित है, यानी जो आपने पढ़ा नहीं है तो वो है ये जो है आपकी परीक्षा बोर्ड में नहीं था। अपठित पद्यांश परीक्षा बोर्ड में भी दिए जाते बहुत से, पर ज़रूरी नहीं कि उनसे ही आए। ये जो है अपठित है, आपको बिना पढ़े इसका आंसर देना है। तो इसके आंसर बहुत ही इजी होते हैं। इसमें मेन प्रॉब्लम क्या होती है, आपको इसका शीर्षक अच्छे से ढूंढना आना चाहिए और जो है इसका अर्थ पूछे, वो कोई भी शब्द का जो है बीच में से अर्थ पूछ सकते हैं, तो आपको वो बताना आना चाहिए, बाकी तो आप कर लेते हो। मैं क्या बोल रहा है कि आ रहे हिमालय से पुकार है उदती गजरता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब कुछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। वीरों का कैसा हो बसंत से ली गई है ये। अब आपके ये नहीं है क्योंकि आपने जो नहीं पढ़ा है ये उसी से आता है। तो इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। अगर इसको आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप खुद देखेंगे कि इसमें खुद ही लास्ट में बोल रहा है कि वीरों का कैसा हो वसंत। तो इसका उचित शीर्षक भी यही होगा क्योंकि ये जो चैप्टर है इसी से लिया गया है। ये आपने नहीं पढ़ा है क्योंकि अपठित है। ये जो चैप्टर है वो किसी क्लास में है। उदधि का अर्थ लिखिए। यहाँ पे उदधि गरजता बार बार दिया है, तो आपको इसका उदधि का अर्थ पूछ रहा है। को जो है इसका आंसर थोड़ा सोच समझ कर देना पड़ेगा क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, तो आपको एकदम से अर्थ आएगा भी नहीं। पर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप कर लोगे। बोला है कि उदधि गरजता बार बार। उदधि गरजता, कौन गरजता है भाई? बादल ही गरजते, तो इसका जो अर्थ क्या होगा? बादल ही होगा। इस तरीके से आप जो है अर्थ को समझ कर लिख सकते हैं। थर्ड बोल रहा है कि उपयुक्त पद्यांश में कौन सा रस है। तो आपको जो इसका आंसर ढूंढने में थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इसे कर लेंगे। इसका जो आंसर है वो दिग दिगंत होगा। पूछो क्यों? क्योंकि जो दिग दिगंत है यानी वो दिशाएं, कि वो दिशाओं से पूछ रहे हैं कि वीरों का कैसा हो बसंत। तो इसमें सारा से यानी जो पक्षी है वो क्या होगा? दिग दिगंत होगा। जैसे पक्षी उड़ सकता है, कहीं भी जा सकता है, वैसे दिशाएं भी जो है हर जगह होती हैं, दिशाएं कहीं भी रहती हैं। तो इसलिए जो है सारस क्या होगा? वो दिग दिगंत होगा। आपको थोड़ा दिमाग लगा के उसको जो है अच्छे से पढ़ना है और फिर जो है इसे करना है। अब हम इसका अथवा का देख लेते हैं। इसमें जो है गद्यांश दिया है, आप पठित गद्यांश दिया है इसमें, और ऊपर वाले में क्या था? पद्यांश दिया था। तो आपको दोनों में से कोई एक करना था। आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। ये गद्यांश क्या है? राष्ट्रीय भावना में शौर्य भाव का अपना विशिष्ट स्थान है। तो इसको आपको जो पहले अच्छे से पढ़ना है, फिर इसके प्रश्न देखने हैं। इसमें बोल रहा है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। जो अपठित गद्यांश है ये भी जो परीक्षा बोर्ड में अपठित गद्यांश दिए तो उनमें से नहीं आया, ये भी जो अलग से ही आया था। कि आप अगर ऐसा सोचे कि सिर्फ परीक्षा बोर्ड से पढ़ना है तो बाकी ये अपठित जो चीज़ें रहती हैं ये आपको ना भी पढ़ो ना तो आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप खुद ही कर लेंगे। तो इसे इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, बस समझने की ज़रूरत है, तो आप इसे कर लेंगे। इसमें ऐसा रहता है कि आपको शीर्षक समझ में आना चाहिए और जो है आपको अर्थ मालूम होना चाहिए। तो गद्यांश में शीर्षक ऐसे लिखा जाता है कि गद्यांश में जो बात जिसकी कही जा रही है सबसे ज़्यादा, तो वही जो उसका शीर्षक होगा।
यहाँ पे राष्ट्रीय भावना की, शौर्य और देश प्रेम की ये सब बात कही जा रही, तो इसका शीर्षक आप क्या लिखोगे कि राष्ट्रीय भावना में शौर्य भाव। ज़्यादातर जो शीर्षक होते हैं वो ऊपर ही आपको मिल जाते हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग में इतने उससे बोलते हैं कि आप ऐसे पहचान लोगे कि ये शीर्षक है। सेकंड बोल रहा है कि राष्ट्रीय भावना में किसका विशिष्ट स्थान है। तो मैंने अभी आपको ऊपर ही लाइन में देखो दिख रहा है कि राष्ट्रीय भावना में किसका है, शौर्य भाव का जो है विशिष्ट स्थान है। ये जो इसका थर्ड क्वेश्चन आया है कि सुदीर्घ शब्द का अर्थ लिखिए। अब देखो आप यहाँ पे पढ़ोगे कि हिंदी कविता के सुदीर्घ इतिहास में जो वर्ड दिया है उसी का अर्थ इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाए कि क्या बोल रहे, सुदीर्घ इतिहास में। आपको मालूम है कि दीर्घ का अर्थ क्या होता है, दीर्घ यानी लंबा होता है या विस्तृत बोल सकते हैं आप इसे, लेकिन इसमें सु लग गया तो क्या हो जाएगा, बहुत लंबा बोल सकते हैं आप इसे या अति विस्तृत बोल सकते हैं। आप दोनों ही अर्थ जो है इसमें लिख सकते हैं। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ये जो है आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, ये जो पूरा लिखा है ये आपके बुक में आपको मिल जाएगा, आपके चैप्टर का ही है और ये परीक्षा बोध में भी है। इसके अथवा में जो दिया है कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, ये भी जो आपकी कविता के बहाने इसका है, तो ये भी जो है आपको मिल जाएगा। आपको इसको क्या करना है कि संदर्भ प्रसंग सहित जो इसकी व्याख्या करना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से लिया गया है, ये कविता के बहाने से लिया गया तो इसके राइटर कौन है, या ऊपर वाला किस चैप्टर से लिए गए, किसके राइटर है। तो अगर आपको ये पता है तो आप जो है संदर्भ में ये लिखेंगे, क्योंकि ये लिखना होता है। जो संदर्भ प्रसंग वाले पद्यांश होते हैं ये जो है आपको आपकी परीक्षा बोध में मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो है आपकी जो बुक होती है उसमें से ही आता है, जो आपकी कविता है उसमें से ही आएगा, तो ये जो है आपको मिल जाएगा। इसके अथवा में दोनों ही पद्यांश आए और इनकी जो है संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी थी। आप दोनों में से किसी एक का कर सकते हैं, ये आपके चैप्टर का ही है। इसके बाद 21वां क्वेश्चन क्या आएगा कि गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। पहले पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने को आई थी, फिर गद्यांश की आई थी। गद्यांश के अथवा में गद्यांश था और पद्यांश के अथवा में पद्यांश था। कि जितने भी चैप्टर है गद्य के, अगर आप उनको अच्छे से पढ़ोगे, मैं इसलिए बोलती हूँ कि चैप्टर जो है अच्छे से पढ़ो, अगर आप खुद से पढ़ोगे तभी जो है आप अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है तो ही आप जो इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर पाओगे। ये इन्हें करने के लिए आपको चैप्टर पढ़ना जरूरी है। अब देखो जी ये लिखा है पैसा पावर है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कि जो ये बाजार दर्शन से लिए गए, क्योंकि उसमें जो है ये पैसे का पावर के बारे में बताया गया है। इसके राइटर भी कौन है, जैनेन्द्र कुमार है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो इसके राइटर भी आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे इसके अथवा में क्या बोल रहा है कि रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक, तो आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है कौन सा चैप्टर से पहलवान की ढोलक, पहलवान किस में, पहलवान की ढोलक में। इसके राइटर कौन है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आपको दोनों चीज़ मालूम है तो आप इसका संदर्भ लिख लोगे। प्रसंग में भी अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि किस में कैसा लिखना है, और व्याख्या आप जो है अपने मन से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरीके से जो है इन्हें किया जाता है और ये जो आपको परीक्षा बोध में मिल जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि जबलपुर नगर निगम के निगमायुक्त को नियमित जल आपूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अब आपको ये जो है एक एप्लीकेशन लिखनी है, आपको आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन लिखनी है। किसको लिखनी है, जबलपुर नगर निगम यानी नगर निगम को लिखनी है, और वो कहाँ के, जबलपुर के। किस टॉपिक पे लिखनी है कि जल आपूर्ति करवाने हेतु, यानी जो नगर निगम को पत्र लिखना है उन्होंने बता दिया जगह कि कहाँ पे, जबलपुर की बात कर रहे हैं ये लोग, तो आपके इसके शहर में जबलपुर ही डालना है। और आपको ये बताना है कि हमारे जो मोहल्ला है उसमें क्या हो रहा है कि हमारी जल की कमी हो रही, तो उसे पूरा करने के लिए जो है आपको एक आवेदन पत्र यानी एक एप्लीकेशन लिखनी है। इसके अथवा में बोला गया है कि अपने मित्र कमलेश को अपने बड़े भाई की शादी में आमंत्रित करने हेतु एक पत्र लिखिए। जो है आपको एक पत्र लिखना है। तो आपको ये पत्र और एप्लीकेशन में दोनों में फ़र्क बता चुकी हूँ, तो आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, तो आप इसको आपको समझ में आ जाएगा कि पत्र कैसे लिखते हैं। और एप्लीकेशन बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, बस आपको उसका पैटर्न समझ में आ जाए तो आप कोई सी भी पत्र कहीं से भी आ जाए आप उसे लिख लेंगे। इसमें सिंपल बोल रहा है कि अपने भाई की शादी में बुलाने के लिए पत्र लिखना है। अगर आप अपने दोस्तों को बुलाना चाहते हैं तो आप उसे कैसे पत्र लिखेंगे, तो आप इसे अपने मन से जो है इसकी डिटेल लिख सकते हैं, पर जो पैटर्न रहता है ऊपर क्या आएगा नीचे आएगा ये आपको पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं परीक्षा बोर्ड में जो एप्लीकेशन या जो पत्र दिया जाए वही का वही जो है आपको सेम लाइन का आपको मिल जाए और आपको वही लिखना पड़े, ऐसा नहीं होता। हो जाता है कि मतलब परीक्षा बोर्ड में आपको पैटर्न दिया जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से पत्र को आपको जो है किस टाइप से लिखना है। तो जैसे ये 2 पत्र, ये परीक्षा बोर्ड में जो पत्र लेखन थे उनमें ये नहीं दिए थे, लेकिन इस टाइप के और भी पत्र दिए थे जिससे आप जो है ये पत्र ऐसे लिख लें।
आप अगर ऐसा सोच रहे कि यही लाइन जो है ऐसे ही पत्र सेम टू सेम पेपर में आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। कभी कभी हो जाता है, ऐसा हो भी जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ऐसा भी हो जाता है। जैसे ये 2 पत्र हैं, अगर आपने जो ये पत्रों को अच्छे से समझा है तो आप जो है इनको अच्छे से कर लेंगे। फिर भले एग्ज़ाम में कोई सा भी पत्र दे दे, लेकिन आपको लिखने का तरीका पता है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तो आप इसे लिख लेंगे। मैं आपको और अभी अच्छे से पत्र और एप्लीकेशन जो है पूरा अच्छे से बताऊंगी, ताकि जो पेपर में कैसा भी आ जाए आप इसे आसानी से कर लें। इसका 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि एक विषय पर सारगर्भित अनुच्छेद लिखिए। आपको बताया था कि अनुच्छेद क्या होता है। अनुच्छेद एक पैराग्राफ में जो आप लिखते हो वो अनुच्छेद कहलाता है। निबंध को क्या है, रूपरेखा सहित लिखना है, लेकिन इसमें क्या है, अनुच्छेद पूछा तो आप इसे एक पैराग्राफ में लिखेंगे। एक टॉपिक को, तो यहाँ पे टॉपिक दिए पर्यावरण प्रदूषण, इसकी रोकथाम में आपका योगदान। सेकंड दिया छात्र जीवन और खेल, और थर्ड दिया छात्र जीवन में अनुशासन। इनका जो है आपको अनुच्छेद लिखना था, कोई भी एक टॉपिक को उठा के आपको इसको 4 नंबर के हिसाब से लिखना था। ये मैंने आपको भी समझाया नहीं कि अनुच्छेद जो है किस तरीके से आप और अच्छे से लिख सकते हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको रटना ही, आप इसे आराम से मन से समझ कर लिख सकते हैं, तो आप इसे बहुत ही अच्छे से लिख लेंगे, क्योंकि हर चीज़ आप रट नहीं सकते। इसमें भी यही है, आपको जो ज़रूरी नहीं है कि जो परीक्षा बोर्ड में अनुच्छेद दिए वही आ जाएँ, हो सकता है कुछ और आ जाएँ, जैसे इसमें है आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पर आपको जो है अगर तरीका पता है किस तरीके से लिखना है, आप जो है कोई भी अनुच्छेद लिख सकते हैं। कोई भी टॉपिक का अगर आपको दे दे तो आप लिख लेंगे, बस आपको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अब आपको पर्यावरण प्रदूषण के बारे में सब पता है, कितने प्रदूषण होते हैं, जल प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण क्या होता है, किससे क्या होता है, किसे कैसे रोका जा सकता है। इस पे जो है आप अनुच्छेद बहुत ही अच्छे से लिख लेंगे आसानी से। तो ऐसे ही अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है तो ये आप ये सब कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है आज हमने ये पेपर एनालिसिस करा है। तो पेपर इस तरीके से आता है, ज़रूरी नहीं परीक्षा बोर्ड में वही चीज़ दो, वही का वही जो है छाप के पेपर में आ जाए। परीक्षा बोर्ड से बहुत सी चीज़ें भी आती, पर मैं आपको ग्रामर का बता रही हूँ। वो लोग क्या पैटर्न दे देते कि इस टाइप से जो आएगा और उससे रिलेटेड ही आ जाता है। हेडिंग में नाम चेंज कर देंगे, कुछ ना कुछ चेंज कर देंगे, पर वो दे देंगे। पर आपको इन सब से जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ा है हर टॉपिक तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आपको जो है एक एक टॉपिक जो है कवर करना है, और उन्हें समझ समझ के करना है। अगर आप समझ के करेंगे तो पेपर में कुछ भी आ जाए आपको हर एक चीज़ ईजी लगेगी। तो ये पेपर इतना मुश्किल नहीं था। अगर आपने सब पढ़ा है तो पेपर मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा है तो पेपर मुश्किल लगेगा। तो ये आपके ऊपर ही है कि आप पेपर को जो है किस तरीके से देखते हैं। परीक्षा बोर्ड पढ़ने से हमें आइडिया हो जाता है कि पेपर जो है किस तरीके से आएगा। बहुत सी चीज़ें उससे पूछी भी जाती हैं, बहुत सी घुमा कर भी पूछ लेते हैं, बहुत सी जो है आपको पैटर्न के हिसाब से दे देते हैं। तो परीक्षा बहुत अच्छी है, इसलिए आपको स्मार्ट वर्क के साथ पढ़ना चाहिए। इस तरीके से जो है हमारा पेपर आया था। अब हमने जो है पेपर के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, तो आपको आइडिया हो गया होगा। तो इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो यहीं एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।